ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है भारत में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेलवे बोर्ड में निदेशक शिवाजी सुतार और पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद त्रिवेदी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। नमस्कार श्रोताओं, भारतीय रेलवे एक विशाल और लगातार विकसित हो रहे नेटवर्क के रूप में आगे बढ़ रहा है। रेलवे नेटवर्क हमारे देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया और साथ ही 660 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी और इन्हें देश को समर्पित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों का संचालन पूर्वी भारत, झारखंड और पड़ोसी राज्यों में आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। आज देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी आते हैं। काशी से देवघर के लिए वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा होगी तो उनमें से बड़ी संख्या में लोग बाबा वैद्यनाथ के भी दर्शन करने जाएंगे। इससे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टाटा नगर तो देश का इतना बड़ा औद्योगिक केंद्र है। यातायात की अच्छी सुविधा यहाँ के औद्योगिक विकास को और गति देगी। पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा मिलने से झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को पहली किश्त भी जारी की। 32 करोड़ रुपए डिजिटल रूप से लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। इसके अतिरिक्त 32,000 घरों के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। पीएम आवास योजना के तहत हजारों लोगों को पक्का घर बनाकर दिया गया है। घर के साथ साथ उन्हें शौचालय, पानी, बिजली, गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई। इससे झारखंड के लोगों को सिर्फ पक्के घर ही नहीं मिल रहे। पीएम आवास योजना से गांवों को और शहरों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी तैयार हो रहे हैं। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि रेलवे में की जा रही इन पहलों का क्षेत्र की कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और ग्रामीण विकास पर क्या असर पड़ेगा। इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं आकाशवाणी के साथ भारतीय रेलवे बोर्ड में निदेशक शिवाजी सुतार के साथ बातचीत। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि वंदे भारत की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मतलब आधुनिक नवाचार के साथ भारतीय रेल का नवीन रूपांतरण कहा जा सकता है। वंदे भारत पोर्टफोलियो का लगातार विस्तार हो रहा है और इसके तहत बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नई ट्रेन सेवाएं भारत भर में जोड़ी जा रही है। मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ये ट्रेनें आज पूरे भारत भर में लाखों यात्रियों को अत्याधुनिक एवं विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान कर रही है। तीव्र आवागमन एवं उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ भारतीय रेल यात्रा की दिशा में एक मानक स्थापित करने का काम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों ने किया है। देश में जो है परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत आधार बन चुकी भारतीय रेल वंदे भारत ट्रेनों की कड़ी के विस्तार के साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को आत्मसात कर रही है। अगर हम मेक इन इंडिया की बात करें तो मेक इन इंडिया अभियान की एक प्रमुख परियोजना के रूप में ये सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनें आधुनिक, कुशल और विश्व स्तरीय रेल प्रणाली के लिए भारत की स्वदेशी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ भारतीय रेल बेजोड़ गति, सुरक्षा और आरामदायक यात्रा अनुभव को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। वंदे भारत जो ट्रेन है, इनकी प्रमुख विशेषताएं आपने अभी बताई। यात्री के आराम को बेहतर बनाने में ये कैसे काम कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दें। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों ने देश की इंजीनियरिंग की क्षमता का कुशल प्रदर्शन जो है वो किया है। इसी यात्रा की शुरुआत मूल वंदे भारत ट्रेन सेट से हुई थी और अब यह वंदे भारत 2.0 के रूप में विस्तारित हो गई है, जिसमें और भी अधिक उन्नत सुविधाएं हैं। रोटेटिंग एर्गोनॉमिक सीटें, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल सुविधा है, साथ ही साथ जो एलईडी लाइटिंग की व्यवस्था हो या फिर पैनोरामिक जो विंडो है वो हो, टॉयलेट्स हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो। एक व्यापक अपग्रेडेशन जो है हम 2.0 में देख सकते हैं। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो 0 से लेके 100 kmph तक जाने के लिए जो वर्जन 1
54.6 सेकंड्स लेता था, वो अभी 52 सेकंड में ये ट्रेन अचीव करती है, जिसका स्पीड पोटेंशियल वर्जन 1 से अगर हम तुलना करें तो ज्यादा है, अच्छा है। साथ ही साथ सीटें, वाईफाई, एलसीडी या सारी जो चीजें हैं जो यात्रियों को सुविधाएं देती है, वो इम्प्रूव्ड वर्जन 2.0 में भारत सरकार ने दिया है। नई वंदे भारत ट्रेनों के आने के बाद से क्या सुधार हमको देखने को मिल रहे हैं, क्या बदलाव हैं, साथ ही भविष्य में क्या क्या और बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में आप कृपया बताएं। भारतीय रेल वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाओं का जो उन्नत रूप है, उसको भी जो कुछ जल्द ही लोगों के सामने लेके आएगी। इसमें अभी जो चल रही वंदे भारत ट्रेनें, ये जो है 7 घंटे, 8 घंटे या 9 घंटे जो है यहाँ तक जर्नी करती है। डे टाइम में जर्नी होती है और सीटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन रात को भी, नाइट टाइम भी ट्रैवल करे और लंबी दूरी जो है वो तय करे। इसके लिए भारतीय रेल वंदे भारत का जो स्लीपर वर्जन है, वो भी जल्द ही यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लेके आएगा। साथ ही साथ जो हमारे जितने शहर है, शहरों के बीच की कनेक्टिविटी और मजबूत हो, इसलिए वंदे मेट्रो भी जो है भारतीय रेल जो है लोगों को देने जा रही है। इसमें बड़ी खुशी की बात है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी देश की पहली वंदे मेट्रो भुज और अहमदाबाद के बीच में इसको लॉन्च करेंगे और वंदे मेट्रो भी जो है पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है और धीरे धीरे जो है भारत के बाकी रूटों पर भी ये वंदे मेट्रो दौड़ती हुई हमें नजर आएगी। तो अभी हमने बातचीत की भारतीय रेलवे बोर्ड में निदेशक शिवाजी सुतार से। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं भारतीय रेलवे में रहे पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी जी से। त्रिवेदी जी, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे भारतीय रेल नेटवर्क के ऊपर उसकी विशेषताएं और साथ ही में कितना महत्वपूर्ण है ये देश के लिए। भारत का जो रेल नेटवर्क है, ये अपने आप में एक अजूबा है। विश्व में चौथा स्थान रखता है लंबाई के हिसाब से और सभी तरह की जो भूगोल है, पर्वतीय क्षेत्र, नदियों के ऊपर पुल और सघन जंगल और नए हमारे जो मेट्रोपोलिस सिटीज हैं, बॉम्बे, दिल्ली और सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कनेक्ट करता है और 100 साल से ज्यादा पुराना है और देश के जो सभी नागरिक इसका किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि ये भारत का एक दूसरा एक प्रतिबिंब के समान ही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। त्रिवेदी जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने 6 नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है, तो इन ट्रेनों के शुरू होने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन ट्रेनों की एक खासियत यह है कि ये इनका जो एक एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन का जो एक स्पीड होती है वो काफी तेज होती है और दूरी को कम समय में पूरा कर देती है। इनकी अधिकतम सीमा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है और जहां जहां पर इनको ट्रैक की उपलब्धि होती है उस स्पीड के अनुसार यह काफी तेजी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती हैं और काफी सुविधाजनक बनाया गया है इनको। और सबसे बड़ा बात यह है कि इसका पूरा डिजाइन भारतवर्ष के अंदर ही इसके विकसित किया गया है। ये स्वदेशी उत्पाद है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरा है और जो भी इसका प्रयोग करते हैं, जिनको भी इसकी सुविधा मिल पाती है, उससे उनको अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचने में बहुत सुविधा होती है और कम समय में अधिक गति से पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि झारखंड में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा इससे और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस पर आपके क्या विचार हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि जो झारखंड है, हमारे देश का जो एक अयस्क होता है, जो एक मिनरल्स होते हैं, उसका सबसे बड़ा उत्पादन झारखंड में ही होता है और झारखंड जितना कोयला यहाँ पर पैदा होता है उसी से पूरे देश भर के बिजली घर चलते हैं और उसके अलावा स्टील प्लांट्स और तरह तरह के यहाँ पे एल्युमिनियम के संयंत्र, कई इंडस्ट्रीज हैं और उसमें रेल नेटवर्क की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है क्योंकि चाहे वो कोल का ट्रांसपोर्टेशन हो, जो हमारे वर्कर्स लोग होते हैं उनका आवागमन हो और बाकी सभी तरह की कलपुर्जों की जो पूर्ति होती है उनका आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन, उसमें रेल का एक अच्छा अगर ढांचा मिल जाए तो उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है और कम लागत में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है और देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको मजबूती प्रदान करता है। अगर हम बात करें एफिशिएंसी और सर्विस की, तो कैसे रेलवे के सिस्टम में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है?
हाँ, ये एक अच्छा देखा गया कि हाल ही में पूरे भारत रेल के नेटवर्क में टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो वंदे भारत की स्टेट ऑफ द आर्ट विश्व स्तर की टेक्नोलॉजी हो और चाहे वो पूरे भारतीय रेल के जो नेटवर्क है उसका विद्युतीकरण हो। आपको ये जान के सुखद आश्चर्य होगा कि बड़ी रेलों में भारतीय रेल अकेली ऐसी रेल है पूरे विश्व में जो अपने 100% रूट नेटवर्क को विद्युतीकृत कर चुकी है और इससे उसकी लागत में भी कमी आई है। और जैसे जैसे हमारा जो बिजली का ग्रिड है वो जो हमारे ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनसे जो नेचुरल सोर्सेज है सूर्य सौर इनके ऊपर निर्भरता उसकी बढ़ेगी, तो एक हम वातावरण के हिसाब से जिसे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बोलते हैं, सस्टेनेबल सिस्टम, उसकी तरफ अग्रसित होंगे और इसमें रेलवे अपना बहुत महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। भारतीय रेल दुनिया में सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है और हम जानते हैं कि इसके मैनेजमेंट में कई तरीके की चुनौतियां देखी जा सकती हैं। तो आज भारतीय रेलवे के सामने क्या मुख्य चुनौतियां हैं और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के किस तरह से रेलवे काम कर रहा है? इस समय सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि सरकार ने काफी पैसा खर्च कर रही है, इसके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे बोलते हैं उसमें पूंजीगत निवेश, जिससे कि काफी नेटवर्क में बढ़ोतरी, सिग्नलिंग सिस्टम नए नए, इन सबके सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है वो अपने जो स्टाफ है रेलवे का, जो कर्मचारी हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनका सही तरीके से इस्तेमाल, प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन, इसमें यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि जिस गति से रेलवे का नेटवर्क बढ़ रहा है उस गति से हमें अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो रेलवे के वर्कर्स हैं, उनको उस गति से हम ट्रेन कर सकें। और जो अभी सुरक्षा के हाल ही में कुछ केस सामने आए हैं जिसमें कि एक तो होती है सेफ्टी, एक होती है सिक्योरिटी। तो जो आउटसाइड एलिमेंट्स का इंटरफेरेंस है, जो भारी तत्व जो कुछ ऑब्स्टिकल लाके रख रहे हैं या दूसरी चीजें हो रही हैं, उसके ऊपर भी हमें कुछ मजबूती से कदम उठाने की जरूरत है और वो उठाए भी जा रहे हैं। जो सीसीटीवी कैमरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके इस्तेमाल में और ज्यादा इनका उपयोग करने की जरूरत है, जिससे कि हम अपने इस संयंत्र को, इस विशालकाय संयंत्र को सुरक्षित और सुरक्षापूर्ण तरीके से इसका परिचालन इसके ऊपर जारी रहे। रेलवे नेटवर्क भारत की अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान करता है, विशेषकर माल और यात्री परिवहन के संदर्भ में? साथ ही रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में किस तरह से प्रभाव डालता है? पूरे भारतवर्ष में जो माल का परिवहन होता है उसका लगभग 27% परिवहन रेलवे के द्वारा होता है। इसी तरह हर वर्ष करीब करीब 8 बिलियन यात्री रेलवे में सफर करते हैं। हमारे जो माइग्रेंट लेबर्स हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और कारखानों में काम करते हैं, वो सभी रेलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो हमारे किसान भाई हैं, उनका जो पैदा कहीं होता है, कंज्यूम कहीं होता है, तो उसको फर्टिलाइजर, अन्न, लौह अयस्क, सभी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और पूरी भारत की अर्थव्यवस्था इसके सही संचालन पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टाटानगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई सारी विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया था और तकरीबन 660 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है। तो इसको आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? मैंने देखा है कि कुछ हाल के वर्षों में सरकार ने रेलवे में पूंजीगत व्यय में बहुत बढ़ोतरी की है। इस साल जैसा कि मेरा अनुमान है 2,65,000 करोड़ रुपया रेलवे के ऊपर खर्च होगा, जो कि आज तक के इतिहास में अद्वितीय है। अभी तक इतना पैसा खर्च नहीं होता था। अब जरूरत इस बात की है कि जो सरकार ने इसके लिए पैसा दिया है उसका सही तरीके से उपयोग हो और वो एक फिजिकल एसेट के रूप में, जो एक नेटवर्क एक्सपेंशन के रूप में एक उसमें देख पाए, हमारे को ज्यादा इंजन मिले, ज्यादा कोचेज मिले, ज्यादा मालवाहक डब्बे मिले, जिससे कि जो देश की आर्थिक व्यवस्था है, फायदा ये होता है जो रेलवे काम करती है तो ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है। ये अपने जो एनर्जी का उत्सर्जन होता है इसमें बहुत कम होता है। आपको बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि रेलवे से जब माल ढोया जाता है तो उसमें ऊर्जा जो खर्च होती है वो रोड से जो माल वाहन जो होता है उसका 1/7 होती है। तो इस तरह 15% एनर्जी खर्च करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं आवागमन के। तो रेलवे का जितना सहभागिता बढ़ेगी देश की अर्थव्यवस्था में, उतना ज्यादा हम सस्टेनेबिलिटी और अपने जलवायु को अपना सुरक्षित रखने के लिए कदम उठा पाएंगे। ललित चंद्र त्रिवेदी जी, आपका आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे भारत में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेलवे बोर्ड में निदेशक शिवाजी सुतार और पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।